मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं एक कहानी के माध्यम से। आज की कहानी एक भिक्षु की है। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। कोई भी भिक्षु ऐसे ही नहीं बन जाता है। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। भिक्षु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम करने पे मजबूर किया था। उसने कई पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगता है। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वह अपने मन का दास था। जीवन में हर सुख और संपदा प्राप्त करने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और वह मानसिक भय ही उसे एक भिक्षु बना देती है। भिक्षु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है, जंगल में रहने जाता है, अलग अलग प्रकार के ध्यान और अभ्यास करता है, भिक्षा से भीख मांग कर खाना खाता है और फिर अकेलापन और शांति से ध्यान करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं है। वह बेचैन और परेशान होकर रहता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार की शुरुआती चरण होता है। इसे शुरू किया जा सकता है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस भिक्षु का मन ना तो शांत है और ना ही उसकी बात सुन रहा है। उस भिक्षु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस भिक्षु का एक व्यक्ति से मिलता है जो ना तो भिक्षु है ना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह एक साधारण सा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम गोलू था, जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराने में लगा रहता था। गोलू उससे पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। भिक्षु ने गोलू की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो संसारी हो और तुम मोह माया और संसार से जुड़े हुए हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में आया, फिर भी मेरा मन बेचैन है, मेरे बस में नहीं है। गोलू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे अपने मन को बस में करना आता है। वह चरवाहा कहता है, मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत नहीं है और न ही जंगल में आकर रहने की जरूरत है। मन को बस में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। वह भिक्षु उस चरवाहे से पूछता है, वह एक चीज क्या है? चरवाहा कहता है, वह एक चीज गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल ही नहीं खाया है। तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो? इसके बारे में गोलू भिक्षु को बताता है कि अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो
तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला है आंख। अपनी आंख से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा है कान। कान, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे मन में वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा है जीभ। जिस भी चीज का जीभ स्वाद चख लेती हम ऐसे ही हमारे याददाश्त में अंकित हो जाता है। और चौथा है नाक। जो एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित हो, वह हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर देते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 और शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा तो भविष्य में वह पेड़ खराब फल देगा। हमारा मन एक उन्नत के काबिल किसी खेती की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वह हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है। जैसे कि एक माली अपने उद्यान की देखभाल करता है, हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए सच्चे विचारों, अनुभवों और जानकारियों से। इसे पोषित करके इस तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास के वृक्षों को खूबसूरती से फलने फूलने देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीजों को डाले हैं और मैं उन्हें उखाड़ भी नहीं सकता हूं। गोलू भिक्षु से कहता है, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीजों को बो रखे हैं, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा, यह देखना है कि इन 5 द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है और जो जानकारी आ रही वह सही है या नहीं। भिक्षु पूछता है, यह कब तक करना होगा? गोलू कहता है, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होते हैं, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हारे हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हारे अंदर दुख होता है, दुख हो भी सकता है, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। तो चाहे अंदर तुम्हारे कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो उतने ही अधिक सही बीज तुम्हारे अंदर बोए जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो जाएगा, नियंत्रण में। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा।
तुम्हें भिक्षु गोलू की बातों को समझ जाता है। अगर आपको यह कहानी दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसे आप जानते हैं हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो उस कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार होते हैं और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों जब हमारे शरीर का ये वात, पित्त, कफ दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई रोग उत्पन्न होता है, अन्यथा कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों ये 3 दोष कैसे बढ़ते हैं, कौन सी वो बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, हमें इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो दोस्तों हमारे शरीर का 5 से 10% बीमारी नहीं होगी। दोस्तों जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और हमारे शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है, कफ रोग हो जाता है तो दोस्तों 5 से 10% वो भी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करेंगे हमारे शरीर में कफ रोग क्यों बढ़ता है और कफ रोग बढ़ने का क्या समय है, कब होता है। दोस्तों अगर आप कफ रोग के बारे में जान गए तो आप अपने शरीर की 5 से 10% बड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कफ रोग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये जब कफ दोष का और एक वात, पित्त, कफ का एक समय भी है, एक कब से कब तक पाया जाता है और दोस्तों इसके बढ़ाने वाली चीजें क्या है। दोस्तों जैसे हमारे शरीर में 3 अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। ये अवस्था के हिसाब से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, जन्म से 14 साल के बीच में, तब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कफ ज्यादा बनता है। तो कफ ज्यादा बनता है और कफ का एक निश्चित स्थान भी है, हृदय से सर तक कफ का स्थान होता है और दोस्तों हृदय से नाभि तक पित्त का स्थान होता है और नाभि से नीचे पैर तक दोस्तों वात का स्थान होता है और इसका सब फिक्स है। तो दोस्तों अब हम इस समय हम बच्चे होते हैं तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और यहीं पे पेरेंट्स को केयर करना होगा अपने बच्चों को। जो कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें नहीं देना है, नहीं तो गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएगी। तो उसके पहले ये जान लेते हैं कफ रोग से कौन कौन बीमारियां होती हैं। अगर आपके शरीर में कफ रोग बढ़ गया है तो कौन कौन सी बीमारी होती हैं और इसके क्या लक्षण है। फिर हम ये जानेंगे दोस्तों इसे बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं और इससे हम कैसे बचें। तो दोस्तों कफ रोग के लक्षण हैं बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर व मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंधाणु आदि। इस सारे लक्षण अगर नजर आ रहे हैं तो जान लीजिए दोस्तों आपके शरीर में कफ रोग बढ़ा हुआ है। तो कफ रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए तुरंत। मित्रों एक बात और जान लीजिए, अगर हम कारण को जान गए, जैसे मेरे शरीर में कोई बीमारी हुई, जब भी कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए। जिस दिन आप उस कारण को हटा देंगे बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कफ दोष को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण हैं। कफ दोष को बढ़ाने वाले में कोई भी दोस्तों, पहली बात तो हमें अपनी शारीरिक गतिविधि को बढ़ा के रखना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीजें जितनी भी ठंडी चीजें हैं,
कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे पानी हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। यानी जितनी भी ठंडी चीजें हमें नहीं लेना है। हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना है। जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म है उसी हिसाब से हमें खाना है। कहने का मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो हमें 37 डिग्री सेल्सियस वाले ही प्रोडक्ट खाने हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर का ही खाना खाना है। अगर हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है। नहीं, कभी अंदाज लीजिए, किसी दिन आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीजिए, कोई ठंडा पानी पीजिए, तो आप देखेंगे उस समय आपको खखार बहुत आती है, कफ बहुत आते हैं, तुरंत वो कफ बना देता है। इसे आपको कभी नहीं खाना है। अगर आप इसे खा रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए आप कफ रोग को निमंत्रण दे रहे हैं, चाहे आप हैं चाहे अपने बच्चों को। और दोस्तों खास करके सूर्य डूबने के बाद हमें कभी भी कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। लेकिन आज का क्या ट्रेंड है, आज का एक फैशन बन गया है, अगर रात में पार्टी चल रही है, रात में शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन है, तो हम रात भर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे पीते हैं जैसे हम अमृत पी रहे हैं। वो हम पानी और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रहे, वो पॉइजन पी रहे हैं, पॉइजन से भी खतरनाक है। तो दोस्तों इसलिए सब लोग सचेत होइए, आज के बाद से कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, हमें रूम टेम्परेचर का लेना है और खास करके रात में नहीं लेना है। और दूसरी चीज क्या है, चीनी से बना हुआ कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना है। दोस्तों चीनी से बना हुआ कोई भी पेय पदार्थ जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और एक कफ को बढ़ाता है, वात को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, तीनों चीजों को बढ़ाता है। और दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद या जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की तली भुली जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं। अगर वात पित्त कफ तीनों से बचना है तो बाहर की जितनी चीजें हैं इन्हें आप छोड़ दीजिए। अगर इतना कर देते हैं तो दोस्तों आपका कभी भी कफ रोग नहीं बढ़ेगा। अब इसके बचाव के क्या उपाय है? बचाव के उपाय में दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, यानी प्रकृति के हिसाब से सोना है, प्रकृति के हिसाब से जागना है, प्रकृति के हिसाब से खाना खाना है, पानी पीना है। तो प्रकृति के क्या नियम है, चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं दोस्त। उसके बाद खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। ये खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और अपने डेली रूटीन में दोस्तों कम से कम रोज 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय कौन सा है, सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक, यानी ये 2 घंटे 5 से 7 जो सुबह का है ये आप अपने शरीर के लिए निकालिए। इस 2 घंटे में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। अब इस 2 घंटे में क्या करना है, आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और हो सके तो नंगे पांव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो। तो जब यहाँ मिट्टी पे, हरी घासें पे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों वहाँ मिट्टी में ऊबड़ खाबड़ होता है, और जब ये ऊबड़ खाबड़ पे आप चलते हैं तो दोस्तों एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। और हरी घास पर जब चलते हैं तो आसमान से जो उसकी बूंदें पड़ी होती है आपके पैर के तालू में रखती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। 2 योगा जरूर करना है। पहला है अनुलोम विलोम, कितनी देर, आधे घंटे कम से कम। दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर ये 2 योगा करते हैं तो वात पित्त कफ तीनों आपके शरीर के बैलेंस में रहेगा, 100% बीमारी से बचाएगा। अब वहीं पे आपको कुछ और मेडिटेशन करना है, जैसे सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोच दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए। अगर ये 2 घंटा डेली दे रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चिंता मुक्त जीवन, कभी भी चिंता नहीं करना है। चिंता चिता के समान है, हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों अगर कफ बढ़ गया है, आपको लग रहा है कि शरीर में कुछ कफ बढ़े हुए हैं, तो इसके लिए नहाने से पहले आधा कप लेना है, या तिल का तेल लेना है दोस्तों। तिल के तेल को 10 से 20 मिनट तक अपने शरीर में मालिश करने से कफ रोग कम होता है। और तीखी कड़वी कसैली स्वाद की चीजें आप खाएं, जैसे लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जीरे का सेवन कर सकते हैं।
साबुत और ताजी पकी हुई सब्जियां अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। जो हरी सब्जियां हैं इन्हें ज़्यादा शामिल, शहद अपने खाने में शामिल करें। मूंग दाल, गरम सोया मिल्क, हरी सब्जियों का अपने डाइट में रोज में जरूर शामिल करें। इसके लिए आप जो है दोस्तों रोज भद्रासन भी कर सकते हैं, तिरकोफन भी कर सकते हैं, ब्रिजासन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और आपके खाने में जो है रात वाला खाना जब बने, चाहे सब्जी बन रहा है, कुछ बन रहा है दोस्तों, उसमें मेथी दाना जरूर होना चाहिए। मेथी दाना की तासीर गर्म होती है और यह कफनाशक है। तो जब भी आप सब्जी बने, रात की सब्जी में मेथी दाना, दोपहर की सब्जी में अजवाइन जरूर होना चाहिए। दोपहर सब्जी में जब अजवाइन डालते हैं तो पित्तनाशक है, और रात की सब्जी में जब मेथी डालते हैं तो कफनाशक है। इसे जरूर लेना चाहिए। अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ है वो शांत हो जाएगा और आपके शरीर में कभी कफ नहीं होगा। अब दोस्तों कुछ देसी उपचार हैं, जड़ी बूटियों वाले उपचार हैं। अगर कफ दोष बढ़ गया तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, शहद यानी हनी लेना है 2 चम्मच। हनी शुद्ध होनी चाहिए। इस समय मार्केट में बहुत मिलावटी हनी आ रही है, तो ध्यान से देख के आपको शुद्ध हनी लेना है। तो दोनों को 2 चम्मच और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिला करके एक में बस ऐसे शाम को 5 से 6 बजे के बीच में खा लेना है। खाने के बाद आपको 1.5 घंटे तक पानी वानी नहीं पीना है, और खाने के घंटे पहले पानी नहीं पीना। ऐसे मिला करके चाट लेना है। ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे एक तो आपके शरीर में कफ नहीं बढ़ेगा, अगर कफ बढ़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा। उसके साथ साथ शरीर में बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। वात, पित्त, कफ तीनों से बचाएगा। शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, हृदय को स्वस्थ रखेगा, डायबिटीज से भी बचाएगा, और सारी बीमारियों से आपको बचाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा। और दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली फार्मूला है। इस पे एक कहावत भी प्रसिद्ध है, त्रिफला जो सेवन करे घिरे शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप शहद और त्रिफला का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों इससे जबरदस्त शक्ति मिलती है। ये हो गया। और दूसरा उपाय है दोस्तों, 1 गिलास दूध लेना है। अगर दूध गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर, ये दोनों डाल के आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप रात में खाना खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाना खाते हैं तो रात में मत खाना खाइए, यही 1 गिलास दूध पी लीजिए। अब 1 गिलास दूध, हल्दी कैल्शियम का प्रमुख कैल्शियम के साथ साथ एंटीबायोटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, और इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, केरक्यूमिन टाइप का एक गुण पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, और ऊपर से कफनाशक है। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध और दालचीनी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दोस्तों अस्थमा, दमा से भी बचाता है। तो इसलिए ये जो हल्दी और ये दोस्तों दालचीनी का पाउडर है, ये साबुत खरीद के लाइए, घर पे खुद पाउडर बनाइए, वही यूज करना है। और दालचीनी आपको कौन सा लेना है, दालचीनी आपको पाइप वाली दालचीनी लेना। पाइप गोला होती है, उसमें अंदर होल होता है, छेद होता है, उसी को पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, वो सबसे शुद्ध होती है। साबुत घर खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। हल्दी भी साबुत लाइए, और नागपुरी हल्दी लाइए, सबसे अच्छी होती है। हल्दी खरीद के लाइए घर पे और उसका पाउडर बनाइए, वही पाउडर यूज करिए। जो मार्केट में हल्दी पाउडर बिकता है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका प्रयोग न करिए। तो दोस्तों ये दोनों चीजें प्रयोग करके आप अपने शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को ठीक कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं बिना किसी दवा के। तो दोस्तों ये जानकारी आप अपने यार, दोस्त, भाई, बंधु के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।